वेलकम बैक स्टूडेंट्स। और हम मोनेरा कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हम प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स को पढ़ते हैं। और इसी टर्न में इसी को आगे बढ़ाते हुए आज जो मेरा टॉपिक है वो है आर्कीबैक्टीरिया। ये क्या होता है? आर्कीबैक्टीरिया से सीधी बात ये है कि ये बहुत प्रिमिटिव, बहुत पुराने बैक्टीरिया हैं। ये अर्थ पर तब आए थे जब लाइफ स्टार्ट हुई थी, तब से ये अर्थ पर रह रहे हैं। और ये प्रोकैरियोटिक हैं और यूनिसेलुलर होते हैं। और इनकी मैं कुछ खास बात आपको बताना चाहता हूँ कि क्या रहते हैं। सबसे पहले इनकी जो खास बात ये कि ये प्रिमिटिव है, ये प्रोकैरियोटिक है, ठीक है, बाकी सब चीज़ें। लेकिन इनकी जो खास बात है कि ये बॉइलिंग वाटर मीन्स 100 डिग्री सेल्सियस पे भी सर्वाइव कर लेते हैं। ये हाई एसिडिक मीडियम इसमें भी सर्वाइव कर लेते हैं। और सॉल्टी प्लेसेस मतलब बॉइलिंग वाटर यानी ये 100 डिग्री तक पानी में भी, उबलते हुए पानी में भी आराम से जिंदा रह लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा एसिडिक कंडीशन हो, एसिडिक इन्वायरमेंट हो तो ये वहाँ भी सर्वाइव कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट वाली जगह हो, बहुत वहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो सॉल्ट की, ये वहाँ भी सर्वाइव कर लेते हैं। नॉर्मल जो बैक्टीरिया होते हैं वो बॉइलिंग वाटर में या एसिडिक मीडियम में या सॉल्टी प्लेसेस पे जिंदा नहीं रह पाते, लेकिन ये वाले बैक्टीरिया ये रह लेते हैं। कारण है इनके सेल वॉल, इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस पाया जाता है। अब हमें वही समझना है कि इनके क्या ऐसी खूबियाँ हैं जो इनमें पाई जाती हैं। तो मान लो ये बैक्टीरिया है कोई, अब इस बैक्टीरिया पर क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा ऐसे सर्कुलर स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। प्रोटीन है ये, इन्हें हम कहते हैं एस प्रोटीन। ये जो एस प्रोटीन की लेयर है ये चारों तरफ पाई जाती है। मैंने इधर ऊपर ड्रॉ करी है। ये एस प्रोटीन जिसे कहते हैं सरफेस प्रोटीन, एस मतलब सरफेस। ये सरफेस प्रोटीन की जो लेयर है ये इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ देती है। इस एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ की वजह से बॉइलिंग वाटर, एसिडिक मीडियम, सॉल्ट कंडीशंस को झेल, ये नॉर्मल बैक्टीरिया में नहीं मिलती। जो नॉर्मली जो बैक्टीरिया होते हैं उनके सेल वॉल पर ये नहीं पाई जाती है। बात समझ में आ रही है? और इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी मतलब लिपिड्स और हाइड्रोकार्बन्स का बना होता है। इनका जो सेल मेम्ब्रेन है वो भी लिपिड और हाइड्रोकार्बन का बना होता है। और एस प्रोटीन मिलती है ऊपर, तो ये एस प्रोटीन क्या करती है, इनको बचा लेती है। और इसके अलावा एक तो है एस प्रोटीन और एक और स्ट्रक्चर पाया जाता है। मान लो ये बैक्टीरिया है, उसके ऊपर ये एक्स्ट्रा ऐसी लेयर मिलती है, ये लेयर। इस लेयर को कहते हैं स्यूडो म्यूरेमिक एसिड। ये स्यूडो म्यूरेमिक एसिड की एक लेयर पाई जाती है और इस लेयर के ऊपर फिर ये पाई जाती है क्या, एस प्रोटीन। पूरी सरफेस पे रहते हैं। तो मतलब पहले ये स्यूडो म्यूरेमिक एसिड की लेयर, फिर उसके ऊपर एस प्रोटीन यानी सरफेस प्रोटीन, एस प्रोटीन भी पाई जाती है। तो ये क्या काम करती हैं, ये इस बैक्टीरिया को ईजिली बचा लेती हैं ताकि ये बॉइलिंग वाटर में भी, एसिडिक मीडियम में भी और सॉल्टी कंडीशन में भी। यानी जो मेन जो डिफरेंस है ये इनके सेल मेम्ब्रेन और इनके सेल वॉल की बनावट में डिफरेंस है। इसकी वजह से ही ये ऐसी कंडीशन में भी जिंदा रह लेते हैं। अब इनके तीन अगर हम एग्जाम्पल थोड़े बहुत देख लें तो इसका एक एग्जाम्पल तो ये मेथेनोजेंस, जहाँ पर मीथेन बहुत ज़्यादा पाई जाती है ये वहाँ पर जिंदा रहते हैं। ये भी आर्कीबैक्टीरिया हैं। जैसे कि जो रूमिनेंट होते हैं, काऊ, बफेलो, उनकी स्टमक, उनके इंटेस्टाइन में बहुत मीथेन रहती है, तो ये मेथेनोजेंस वहाँ मिलते हैं। इसके अलावा मार्शी प्लेसेस जहाँ दलदली इलाके, वहाँ पे बहुत सारी मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है। ये बैक्टीरिया वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं, आर्कीबैक्टीरिया। तो ये इनका एक टाइप हो गया। एक इनका टाइप बताया जाता है थर्मो एसिडोफिल्स। थर्मो मतलब टेम्परेचर, एसिडो मतलब एसिड, फिल्स मतलब लविंग। मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर और एसिडिक कंडीशन को लव करता है ये बैक्टीरिया, आराम से इसमें सर्वाइव कर लेता है। थर्मल कंडीशन हो, एसिडिक कंडीशन हो, उसको सर्वाइव कर लेता है। और तीसरे आते हैं हेलोफिल्स। हेलोफिल्स मतलब सॉल्ट लविंग,
दोज हु कैन सर्वाइव इन एक्सट्रीमली सॉल्टी कंडीशंस। तो इसके 3 टाइप मिलते हैं, मिथाइनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स और हेलोफाइल्स। तो बात समझ में आई आपको, ये सब आर्की बैक्टीरिया के टाइप हैं। तो आर्की बैक्टीरिया इतना स्ट्रॉन्ग इसलिए है, ये ऐसे सर्वाइव इसलिए कर लेता है ड्यू टू स्ट्रक्चर इन इट्स डिफरेंस इन स्ट्रक्चर इन सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, ड्यू टू एस प्रोटीन एंड स्यूडोग्लूटामिक एसिड एंड सरफेस प्रोटीन। तो इसकी वजह से ये आर्की बैक्टीरिया इतना सर्वाइव कर लेता है बाकी कंडीशंस में। अब जो हमारी अगली हेडिंग जो मुझे आपको बतानी है वो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज, मतलब ये नहीं कि बिजनेस करते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे लिए कैसे यूजफुल है, हमारे लिए बैक्टीरिया किस रूप में यूजफुल है, हमें वो देखना है। और थोड़ा बहुत हमें हार्मफुल एक्टिविटीज भी देखनी है, क्योंकि बैक्टीरिया यूजफुल और हार्मफुल दोनों होता है। अब हमें देखना है कि हाउ दे आर यूजफुल टू अस, हाउ वी गेट बेनिफिटेड बाय देम, हमें कैसे उनसे फायदा है। पहला, कन्वर्जन ऑफ कर्ड मिल्क टू कर्ड, कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, मिल्क से, दूध से जो दही का जो कन्वर्जन होता है, ये बैक्टीरिया का काम है। आपको मालूम है ये कौन करता है? लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस एक बैक्टीरिया है जो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देता है। तो ये हमारे लिए एक यूजफुल एक्टिविटी है, ये हमारे फायदेमंद है कि हम तो चाहते हैं कि मिल्क जो है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाए। तो ये बैक्टीरिया हमारे लिए ये वाला काम करता है। इसके अलावा बैक्टीरिया आजकल, बहुत सारे बैक्टीरिया आजकल बायोटेक्नोलॉजी में भी यूज हो रहे हैं। बायोटेक्नोलॉजी का सीधा मतलब है जेनेटिक इंजीनियरिंग। इसमें क्या होता है, हम किसी ऑर्गेनिज्म का पर्टिकुलर यूजफुल जीन निकाल के दूसरे ऑर्गेनिज्म में डाल देते हैं और उसका इफेक्ट हमें उस ऑर्गेनिज्म से अपना जो प्रोडक्ट हमें चाहिए वो मिलता है। जैसे जो इंसुलिन जो आजकल बनाई जाती है, ये हार्मोन है, इसका जीन आइसोलेट करके बैक्टीरिया में डाल दिया जाता है और बैक्टीरिया फिर क्या करता है, रेप्लिकेट जैसे से मल्टीप्लाई करता है, तो उसके साथ वो इंसुलिन भी बनता जाता है उसकी बॉडी में और हमें बहुत सारा इंसुलिन वहाँ से मिलता है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी में इसका एक टॉपिक, एक चैप्टर आएगा आगे, तो उसमें हम बात करेंगे बहुत डिटेल में कि कैसे ये बायोटेक्नोलॉजी में रोल प्ले करता है, किस तरीके से बैक्टीरिया में हम दूसरा अगर जीन डाल दें तो जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइड करेगा, तो वो जो हमें जो चाहिए था, हमारा हार्मोन या हमारी मेडिसिन जो, वो हमें प्रोडक्ट के रूप में मिलेगा। तो उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी में भी बैक्टीरिया का बहुत यूज है। इसके अलावा है रेटिंग ऑफ फाइबर्स। क्या होता है, जो कोलकाता है, कोलकाता जो उसे कैलकाटा कहते थे पहले, और पहले कलकत्ता कहते थे, वो जो शहर है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पर जूट की खेती बहुत ज़्यादा होती है। जूट एक फाइबर है, वहाँ पे जूट बहुत ज़्यादा होता है। तो अब जूट की फसल जब लगाई जाती है तो जूट अंदर रहता है। अब जूट को निकालना है तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, जूट को खेत से काटने के बाद सीधे नदी में पानी में डाल देते हैं। पानी में डालने के बाद क्या होता है, पानी में जो कुछ बैक्टीरिया जो अवेलेबल मौजूद रहते हैं, वो बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और उसके ऊपर जो सरफेस पे जो पूरा जो छिलके और जो भी चीज़ें पाई जाती हैं, वो बैक्टीरिया उस पूरे मटेरियल को क्या करता है, धीरे धीरे करके रिमूव कर देता है और वो पूरा फाइबर जो है छिलके के रूप में बाहर आ जाता है और अंदर से हमें पानी में धो के क्या मिलती है, अंदर से हमें जूट मिलता है उसमें। तो ये इस तरीके से रेटिंग ऑफ फाइबर्स में भी ये काम आता है। इसके बाद जो आता है वो है क्यूरिंग ऑफ लीव्स। क्यूरिंग ऑफ लीव्स में क्या होता है, अब चाहे टोबैको का प्लांट हो, जो तंबाकू जो लोग खाते हैं टोबैको, या फिर चाय जो होती है, जो चाय की जो पत्तियां आती हैं, उनको भी बैक्टीरिया से ट्रीट किया जाता है। वो पत्तियां अलग अलग टाइप की होती हैं और उसको अलग अलग समय के लिए प्रोसेसिंग में रखा जाता है।
तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे बैक्टीरिया उस पर एक्ट करता है उनकी पत्तियों पर, और जो अलग अलग फ्लेवर जो आते हैं, अलग अलग जो उसमें खुशबू, अलग अलग जो महक उसमें आती है, जो टेस्ट आता है, अलग अलग चाय आपने अलग अलग ब्रांड की चाय पी होगी, अलग अलग जो लोग तम्बाकू खाते हैं वो अलग अलग तरह की उसमें पत्तियाँ ही तो होती हैं, वो पत्तियाँ ही तो खाई जाती हैं, चाय की पत्तियाँ जो बना, तो उसमें जो फ्लेवर आता है इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरिया। वो बैक्टीरिया उन पत्तियों पर, चाय की पत्तियों या तम्बाकू की पत्तियों पर एक्ट करता है। अब पत्ती जिस टाइप की होगी और जितने समय तक आपने उसको बैक्टीरिया के साथ ट्रीट किया उसके हिसाब से अलग अलग फ्लेवर आते हैं, और उसी फ्लेवर, वही फ्लेवर में लोगों को मज़ा आता है, और वही फ्लेवर के लोग कहते हैं कि हम इस ब्रांड की चाय पीते हैं, या हम ये ब्रांड पीते हैं, या हम ये तम्बाकू खाते हैं। तो बेसिकली जो डिफरेंस होता है वो उसमें तम्बाकू, उसमें जो लीफ में होता है, जो एरोमा जो होती है, जो महक, जो खुशबू होती है वो होती है उसमें। तो उसमें क्यूरिंग ऑफ लीव्स में भी ये काम आता है। और भी कुछ यूजेस हैं। अब हम थोड़ा बहुत देख रहे हैं हार्मफुल एक्टिविटीज़। तो हार्मफुल एक्टिविटीज़ में क्या होता है, हार्मफुल एक्टिविटीज़ में कोई स्पेशल कुछ नहीं है। ऑल डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी बीमारी फैलाने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे कि विब्रियो कॉलेरी ले लें हम। विब्रियो कॉलेरी क्या है, कॉज करता है हमारी बॉडी में, क्या कॉज करता है, कॉलेरा। तो विब्रियो कॉलेरी कॉलेरा कॉज करता है। इसके अलावा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, ये भी एक बैक्टीरिया है, ये हमारे लिए हार्मफुल है क्योंकि हमारी बॉडी में ट्यूबरकुलोसिस कॉज करता है। टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड कॉज करता है, तो ये भी हमारे लिए हार्मफुल है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बैक्टीरिया हैं, दे आर हार्मफुल टू अस बिकॉज दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग डिजीजेस इन अस। तो ये सब के सब क्या है, ये पैथोजेंस हैं। ये पैथोजेंस दे आर हार्मफुल एंड दे आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स, तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल हैं। तो बैक्टीरिया जो हार्मफुल है, ये मेनली ये इसलिए हार्मफुल है बिकॉज दे आर डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इसके अलावा स्पॉइलेज ऑफ फूड, ये फूड को स्पॉइल कर देते हैं, डिकम्पोजिशन कॉज करते हैं, तो दैट्स वाई दे आर ऑल्सो हार्मफुल। बट डिकम्पोजिशन कहीं कहीं यूजफुल भी होता है, डिकम्पोजर्स आर यूजफुल ऑल्सो समवेयर, बट स्पॉइलेज ऑफ फूड हार्मफुल एक्टिविटी है। इसके अलावा और भी इनकी कुछ हार्मफुल एक्टिविटीज़ हैं दैट यू हैव टू स्टडी बाय योर ओन। जो मैंने जो ब्रीफ आउटलाइन थी वो आपको समझा दिया है। तो मेरे को पूरी उम्मीद है कि आपको ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ और बैक्टीरिया और आर्की बैक्टीरिया जो मैंने आपको आज बताया आज की वीडियो में, वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।